डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत की चर्चा करते हुए उसके दूसरे एस्पेक्ट पर चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से तत्व या कारक हैं जो राज्य के विकास में सहायक रहे हैं। यहाँ दो चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। पहले ये, राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों को खारिज करते हुए विकासवादी सिद्धांत ने अपना तर्क प्रस्तुत किया। नंबर 2, विकासवादी सिद्धांत राज्य की क्रमिक विकास के द्वारा हुई उत्पत्ति का समर्थन करता है, जिसमें वह बहुत सारे कारकों का महत्व मानता है, निर्णायक भूमिका मानता है। लिकॉक की डेफिनेशन के साथ हम इस चर्चा को प्रारंभ कर सकते हैं, जो उन्होंने अपनी पुस्तक इसेंशियल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस में स्पष्ट की है। द स्टेट इज अ ग्रोथ an evolution, the result of a gradual process, क्रमिक परिवर्तन, क्रमिक विकास, running throughout all the known history of man and receding into remote and unknown past। अर्थात अपने आप को परिष्कृत करते हुए अननोन पास्ट को हटाते हुए ये एक ऐसी संस्था है राज्य जो विकास की, निरंतर वृद्धि की और क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम है। और हिस्ट्री ऑफ मैन, इंसान के इतिहास के साथ साथ राज्य के इतिहास का अध्ययन किया जाता है। अर्थात राज्य उतनी ही पुरानी संस्था है जितना कि मानव का इतिहास है। अब मूल प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसे कौन से तत्व हैं जो राज्य की इस विकास की प्रक्रिया में सहभागी रहे हैं, या जिन तत्वों ने राज्य के विकास की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई है। मैं वन बाय वन आपको स्पष्ट करती हूँ। नंबर 1 इज नेचुरल सोशल इंस्टिंक्ट। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को सामान्यतः एक डेफिनेशन बहुत याद रहती है अरिस्टोटल की, कि मैन इज बेसिकली ए सोशल एनिमल। मूलतः अरस्तु सामाजिक प्राणी है। अर्थात समाज का मतलब क्या होता है? समाज का मतलब हुआ जब हम अकेले रहने से बचकर समाज में लोगों के साथ जुड़कर, बंधकर, सहयोग करके और एक दूसरे के सहभागी बन के अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम बनते हैं, तो हमें जो भावनात्मक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्राप्त होती है वो हमें सामाजिक बंधन में बांधती है, जिसे हम समाज के रूप में स्पष्ट करते हैं। अरस्तु ने इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है कि यद्यपि राज्य की उत्पत्ति तो जीवन के लिए हुई थी, लेकिन राज्य बना क्या हुआ है? क्योंकि हमें अच्छा जीवन चाहिए। वी आर सर्चिंग फॉर अ गुड लाइफ। तो अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए राज्य का अस्तित्व बना रहेगा, क्योंकि अच्छे जीवन की कोई अंतिम परिभाषा नहीं है। तो जो नेचुरल सोशल इंस्टिंक्ट है उसने व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से समाज की संरचना में जिस प्रकार एक दूसरे के समीप आने, सहयोग करने, निर्णय करने, सुरक्षा करने की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर किया, ठीक यही सोशल इंस्टिंक्ट ने उसकी राजनीतिक इच्छाओं को, उसकी सुप्त अभिलाषाओं को, महत्वाकांक्षाओं को राज्य के रूप में, जिसको कहते हैं राज्य के रूप में, उसका आधार बनाने का कार्य किया। दूसरा, किनशिप, अर्थात ऐसा कौन सा तत्व है जो लोगों को एक ऐसे संबंधों में बांधता है जिससे वो उस संबंध के लिए त्याग करने को तत्पर होते हैं। तो इस पर जो सबसे प्रमुख माना गया वो है ब्लड रिलेशनशिप, रक्त संबंध। रक्त संबंध, माता पिता, बच्चे रक्त संबंध के कारण जुड़ते हैं और रक्त संबंध के जुड़ने के कारण उनमें एक बॉन्ड विकसित होता है, एक बंधन विकसित होता है जो परिवार का आधार बनता है। यही जो बॉन्ड विकसित होता है ये पहले सूक्ष्म रूप में सामाजिक समूह को अस्तित्व में लाता है, और यही जब थोड़ा बड़ा होता है तो छोटे से कस्बे के रूप में, कबीले के रूप में, गांव के रूप में अस्तित्व में आता है। अर्थात जब व्यक्ति का एक्सटेंशन होता है, व्यक्ति का विस्तार होता है, तो वो क्या बनता है? परिवार बनता है। लेकिन जब परिवार का विस्तार होता है तो क्या बनता है? कबीला बनता है या गांव बनता है। और जब इसका भी और अधिकतम विस्तार होता चला जाता है तो ये अपने वृहद स्वरूप में क्या बनता है? राज्य बनता है। तो राज्य की भूमिका में इसका भी एक महत्वपूर्ण भाग या रोल माना जाता है। तीसरा फैक्टर जो माना जाता है रिलीजन का या धर्म का। इसके पीछे आधार ये दिया जाता है कि चूंकि प्राकृतिक अवस्था में या समाज में जो बहुत अधिक परिष्कृत व्यवस्थाएं नहीं थी, तब भी व्यक्ति जो प्राकृतिक शक्तियाँ थी, मान लीजिए अग्नि है, जल है, वायु है, वर्षा है, मतलब ऐसी जो भी प्राकृतिक शक्तियाँ थी जो उसको साक्षात देख सकता था, उनके प्रति
पहले भय के कारण, बाद में आश्चर्य के कारण और बाद में फेथ के कारण उसका एक ऐसा भाव उत्पन्न हो गया कि वो उनका अनुसरण करने लगा, उनको पूजने लगा। चूँकि वो उनको वर्शिप करने लगा तो इस वर्शिप के कारण ही उसने उनको ईश्वर की या समथिंग ऐसा फैक्टर मान लिया जो बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन लाइफ है, जो ईश्वर के रूप में या प्राकृतिक शक्तियों के रूप में जो व्यक्ति के नियंत्रण से परे है। तो जो भी चीज़ व्यक्ति के नियंत्रण से परे है वो क्या लगती है, वो ईश्वरीय लगती है, अद्भुत लगती है, आश्चर्यजनक लगती है। तो इसी कारण रिलीजन ने भी धीरे धीरे आगे चलकर जो फैमिली का इंस्टीट्यूशन था उसको और बड़े पर्सपेक्टिव में किसके साथ बांध दिया, ईश्वर के साथ बांध दिया। इस प्रक्रिया में क्या हुआ, पहले परिवार का अपना एक विश्वास, एक फेथ होता था, धीरे धीरे उस कबीले का फेथ होने लगा और वत्तर रूप में उस क्षेत्र का विशेष होने लगा, उनकी अपनी आराधना की पद्धति होने लगी, उनकी अपनी सेरेमनीज होने लगी। तो धीरे धीरे ये जो विश्वास का या फेथ का लेवल था ये बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स से जुड़ गया जिसने आगे चलकर वृहत स्वरूप में रिलीजन के बॉन्ड का काम किया। लोग इन विश्वासों के आधार पर, इस फेथ के आधार पर आपस में उसका अनुसरण करने लगे। तो राज्य की उत्पत्ति में धर्म कैसे सहायक है? राज्य की उत्पत्ति चूंकि किससे हुई है, संगठन से हुई है, लोगों से बना है। तो लोग जितना अधिक आपस में विभिन्न आधारों पर जुड़ते चले गए उतना अधिक एक बृहत्तर संगठन की आवश्यकता और नींव दोनों साथ साथ चलती चली गई। नेक्स्ट है फोर्स, बल। बल को हमने कैसे माना, बल का हमने सिद्धांत भी, फोर्स थ्योरी भी डिस्कस की है कि फोर्स जब से मानव समाज की उत्पत्ति हुई है तब से जो शक्तिशाली है या बलशाली है उसमें नियंत्रण की क्षमता रही है, सुरक्षा की क्षमता रही है, अनुशासन की क्षमता रही है, कंट्रोल करने की क्षमता रही है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो थ्योरी ऑफ फोर्स थी या जो फोर्स का तत्व था, इसने इस तत्व को महत्वपूर्ण माना कि जो कमज़ोर लोग थे, मान लीजिए शारीरिक दृष्टि से या संसाधनों की दृष्टि से या मानसिक दृष्टि से या भावनात्मक दृष्टि से, उन लोगों में एक तरीके का अलायंस होने लगा, गठबंधन होने लगा। तो ऐसे छोटे छोटे जो गठबंधन हुए किसके अगेंस्ट में, और अधिक बलशाली के अगेंस्ट में, और अधिक ताकतवर के अगेंस्ट में, चाहे वो ग्राम के स्तर पे हुए, चाहे वो कबीलों के स्तर पे हुए, चाहे सामाजिक समूहों के स्तर पे हुए, चाहे परिवारों के स्तर पे हुए। लेकिन इससे दो तरीके की संरचनाएं उभर कर आई। एक तो ये अलायंस, जो एक टेंडेंसी ऑफ अलायंस थी, मिलजुल कर एक दूसरे को सहयोग करना और बचाने की। इससे क्या हुआ, एक छोटे रूप में राज्य रूपी अस्तित्व में देखने को मिलता है, और यही जो छोटे रूप में राज्य का अस्तित्व में देखने को मिलता है यही आगे चलकर एक बड़ा साम्राज्य, महान साम्राज्य या बिगर एम्पायर के रूप में, स्टेट के रूप में हमें दिखाई देता है। तो फोर्स क्या है, हम लोग पॉलिटिकल साइंस में जब डिस्कस करते हैं तो अथॉरिटी में हम क्या चीज़ डिस्कस करते हैं, पावर, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। लेकिन पावर को जब हम बहुत अधिक परिष्कृत रूप में डिस्कस करते हैं उससे पूर्व पावर का जो सीड रूप है वो हमें किस में देखने को मिलता है, फोर्स में देखने को मिलता है, बल में देखने को मिलता है। एक और अधिक महत्वपूर्ण कारक जिसने राज्य की उत्पत्ति में, विकास में सहायक बना वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इनिशियल स्टेज में क्या होता था, पशुपालन की व्यवस्था थी, तब तक सिर्फ पशुओं पर ही नियंत्रण या पशुओं पर स्वामित्व करने वाले को ही अधिक बलशाली माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे खेती की विधा आने लगी, कृषि कैसे की जाए, फसल कैसे उगाई जाए, बीजारोपण कैसे किया जाए, फसल को कैसे बचाया जाए, जैसे जैसे एग्रीकल्चर वाली टेक्निक लोगों को समझ आने लगी तो एग्रीकल्चर के साथ साथ लैंड की वैल्यू बढ़ी, क्योंकि जो खेती करेगा उसको ज़मीन चाहिए, और जब जो ज़मीन पर अधिकार करेगा वो अन्य से अधिक समृद्ध माना जाएगा, क्योंकि जमीन पे अधिकार का सीधा सा अर्थ हो गया कि उसकी फसल पर उसका अधिकार है, उपज पर उसका अधिकार है, जिससे वो उन अन्य लोगों से अधिक ताकतवर दिख सकता है जो भूमिहीन है। फलतः क्या हुआ कि जब लोगों का इस प्रॉपर्टी पर राइट होने लगा, इस वेल्थ पर कंट्रोल होने लगा, तो धीरे धीरे यही वेल्थ ऐसी आवश्यकताओं को, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को, ऐसे डिस्प्यूट्स को उत्पन्न करने लगी जिससे आपसी मतभेद बढ़ने लगे। तो जब आपसी मतभेद मान लीजिए भूमि के कारण बढ़े, उपज के कारण बढ़े, या एग्रीकल्चर
टेक्निक के कारण बढ़े, तो जो डिस्प्यूट्स हुए उन डिस्प्यूट्स में एक ऐसी सत्ता की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जो कानून बनाए, जो ऐसे नियम बनाए जिसको सब लोग माने। तो जैसे ही कानून की आवश्यकता महसूस हुई, ऐसे नियमों की आवश्यकता महसूस हुई, उस विकास की प्रक्रिया में यहाँ पर हम देखते हैं राज्य का प्रादुर्भाव उस रूप में जिस रूप में आज हम राज्य को एक लीगल इंस्टीट्यूशन के रूप में भी एक्सेप्ट करते हैं। एक मेजर और फैक्टर जो माना जाता है पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, कि राजनीतिक चेतना की उत्पत्ति भी राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में नजर आती है। क्योंकि जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस क्या है, अपने प्रति चेतना, अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतना, अपने परिवार के प्रति चेतना, मानव समाज के प्रति चेतना। तो स्वचेतना से हम किसकी तरफ जा रहे हैं? कॉन्शियसनेस फॉर अदर्स। ऐसे ही मेरे पास सत्ता, मेरे परिवार के पास सत्ता, मेरे सराउंडिंग में सत्ता, तो हम वृत्तर स्वरूप में कहाँ जा रहे हैं? एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस लोगों को यूनाइट करती है, जो राजनीतिक चेतना है वो लोगों को एकता की भावना में बांधती है। तो जब हम इसको एक बड़े सेक्टर के रूप में इसको देखते हैं, तो एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हमारे सामने राज्य का अस्तित्व सामने आता है, जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की सबसे अधिक ऑर्गेनाइज्ड अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है। यहाँ पर हम दो चीज़ें और भी स्पष्ट कर सकते हैं कि जैसे जैसे लोगों का जो इंटरेस्ट होता है राज्य में या संस्था में, ऐसी संस्थाओं में अभिव्यक्त होने लगता है, तो जो अपरिष्कृत रूप था राज्य का, वो इन पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की प्रक्रिया के साथ साथ में एक जिसको कहते हैं समुन्नत संस्था के रूप में आने लगा। और राज्य का जो एक शेप था, राज्य की जो एक भूमिका थी, राज्य के जो क्या कार्य होने चाहिए, राज्य का नियंत्रण किसके हाथ में होने चाहिए, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के साथ साथ में ये वाला विचार भी और अधिक स्पष्ट रूप से विकास की इस प्रक्रिया में देखने को मिलता है।